ओके बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग बेटा अपने आईसी इंजन का 38वां चैप्टर लेक्चर 38 लेने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है? चैप्टर 5 और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंबस्शन थ्योरी। इस कंबस्शन थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंबस्शन ऑफ एसआई इंजन। इसका मतलब कि पेट्रोल इंजन में कंबस्शन कैसा होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो है इसमें कितने स्टेजेस होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि नॉर्मल कंबस्शन या एबनॉर्मल कंबस्शन से क्या मतलब है। जो एबनॉर्मल कंबस्शन है यही बेसिकली क्या है? डिटोनेशन है। पहले डिटोनेशन होता है, क्यों होता है? एंड चार्ज के ऑटो इग्नाइट होने के कारण, स्वतः जल जाने के कारण, बिना ज्वाला के वहां तक पहुंचे ऑटो इग्नाइट हो जाने के कारण। और फलस्वरूप क्या होता है? बारूद सरीखा वो जलता है तो प्रेशर टेम्परेचर 4-5 गुना हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और साथ ही साथ वहां से प्रेशर वेव चलती है जो मेन कंबस्शन जो हुआ है चिंगारी आने से, उससे आके टकराती है। टकरा के जाके वेव जो है सिलेंडर की दीवार पे रिबाउंड करती है और वहां पे आवाज करती है नॉकिंग वाली, तो डिटोनेशन नॉकिंग होता है। अब हम लोगों ने पढ़ा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बढ़ने से डिटोनेशन बढ़ेगा, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके बढ़ने से डिटोनेशन घटेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो हमारा एसआई इंजन है, उस एसआई इंजन के जो फ्यूल हैं उनको अगर हम इस्तेमाल करें तो उनके इस्तेमाल करने से डिटोनेशन की संभावना कम है कि ज्यादा, इसको नापने के लिए पैमाना बनाया गया। उसको हम लोग बोलते हैं नॉक रेटिंग ऑफ एसआई इंजन फ्यूल। हम लोगों ने ये भी पढ़ा। इसके अंदर हमने दो चीज पढ़ा। एक पढ़ा HUCR, हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। इसमें हमने देखा कल या मिस जो लास्ट लेक्चर था कि जो हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो हुआ N हेप्टेन के लिए, नॉर्मल हेप्टेन के लिए, C7H16 के लिए 3.75 है। मतलब अगर पेट्रोल इंजन में नॉर्मल हेप्टेन पूरा भर दिया जाए या लेके चला जाए एज ए फ्यूल, तो 3.75 कंप्रेशन रेशियो पे ही डिटोनेशन शुरू हो जाएगा। मतलब डिटोनेशन को आप प्रतिरोध नहीं कर पाता, बहुत आसानी से डिटोनेट हो जाता है। इसको डिटोनेशन की दृष्टि से सबसे घटिया फ्यूल माना जाएगा और इसको नॉक रेटिंग दी गई HUCR है। अब इसमें सबसे अच्छा कौन सा होता है? हम लोग देखा भाई, यहां पे 3-4 देखे हम लोगों ने देखा N हेप्टेन सबसे बुरा है, उसके बाद देखा साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद देखा आइसोऑक्टेन, उससे अच्छा देखा टॉलिन। लेकिन ये जो तरीका है फ्यूल की नॉक रेटिंग को बताने का, ये पुराना है। नया तरीका क्या है? नया तरीका है ऑक्टेन नंबर। तो हम लोगों ने कल लास्ट में अपना क्लास जब खत्म किया तो हम लोगों ने ऑक्टेन नंबर को पढ़ा। बस हम उस ऑक्टेन नंबर को 2 मिनट में और बोलेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है बेटा? तो हम लोग कंबस्शन स्टेज पे क्या है और जस्ट 1-2 लेक्चर में, आज और एक नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी देखिए हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने फाइनली कल ऑक्टेन नंबर की बात की। ऑक्टेन नंबर क्या है? तो पहली बात तो समझिए, ऑक्टेन नंबर जो है ये एसआई इंजन का नहीं है। ये ऑक्टेन नंबर होता है एसआई इंजन में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल का। अब ये ऑक्टेन नंबर जो है ये कहलाता है नॉक रेटिंग का एक तरीका है कि कौन सा ईंधन जो है। सो दिस इज कॉल्ड नॉक रेटिंग ऑफ एसआई इंजन फ्यूल। एसआई इंजन के फ्यूल की नॉक प्रतिरोधन क्षमता को नापने का पैमाना है। ऑक्टेन नंबर अगर ज्यादा है तो उसमें डिटोनेशन के प्रति रेजिस्टेंस या डिटोनेशन को रोकने की क्षमता ज्यादा है। मतलब वो आसानी से डिटोनेशन नहीं होगा। अच्छी बात है। तो हम चाहेंगे हमारे फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा हो। कैसे मालूम करते हैं? ऑक्टेन नंबर को डिसाइड करने के लिए हम 2 रेफरेंस फ्यूल लेते हैं। एक को बोलते हैं रेफरेंस ऑक्टेन नंबर 0 और दूसरे को बोलते हैं ऑक्टेन नंबर 100। यहां पे हमारे होता है आइसो ऑक्टेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं C8H18, और यहां पे होता है हमारा N हेप्टेन, इसको हम लोग बोलते हैं C7H16। अब C7H16 जो है ये क्या होती है? 7 कार्बन है, लेकिन ये कार्बन लंबी श्रृंखला है, लॉन्ग चेन है और सीधी सीधी है, जिसकी वजह से इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लो होता है और जो इग्निशन डिले है, जिसको आप केमिकल डिले भी कहते हैं, वो लो होता है। ऐसा होने से क्या होता है कि जब ज्वाला चलती है, अभी ज्वाला वहां पहुंच भी नहीं पाती क्योंकि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो है, 240 है, 230 है, जल उठता है। इग्निशन डिले 0.001 सेकंड है, जल उठता है। लेकिन जब आइसो ऑक्टेन होता है तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। अब हाई इसलिए नहीं होता कि यहां पे कार्बन एक बढ़ गया, वहां 7 था,
इसमें 8 कार्बन है, लेकिन चेन शॉर्ट होती है, चेन छोटी होती है, और ये साधारण तरह से नहीं बंधे रहते, ये जटिल संरचना होती है। ये हम लोग कल कर चुके हैं। इसका मतलब हम लोग ये समझ गए कि ऑक्टेन नंबर ज्यादा होने से इंजन में डिटोनेशन की संभावना कम रहेगी। अच्छी बात है। तो हाई ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल लेना चाहिए। ठीक है। अब मार्केट में हमारे इंडिया में आज के तारीख में जो आपको पेट्रोल पंप में मिल रहा है वो 91, 93 का ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल मिल रहा है। ये सब बातें हम लोग कल के लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जरा समझिए, आज हमारा टॉपिक क्या है? एडिटिव्स और डोप्स फॉर एसआई इंजन। ऐसा नहीं है, एडिटिव्स और डोप्स फॉर एसआई इंजन फ्यूल। कायदे से होना चाहिए। एसआई इंजन फ्यूल मींस पेट्रोल इंजन। एसआई इंजन का स्पार्क इग्निशन इंजन में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल मेन रूप से क्या होता है? पेट्रोल। पेट्रोल के लिए एडिटिव्स या डोप्स क्या होते हैं? अब जरा बात को समझिए बेटा। ये जो हमारा पेट्रोल है, मैंने पीछे भी आपको बताया, ये आइसोऑक्टेन नहीं है। हमने जो 15:1 का रेशियो भी निकाला है, अगर आपको याद हो पीछे चौथे चैप्टर में, तो पेट्रोल को आइसोऑक्टेन मान के निकाला है। लेकिन पेट्रोल आइसोऑक्टेन नहीं है। हमारा पेट्रोल जो है ये सेवरल, या कह सकते हैं किताबें लिखती हैं थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। अब ये हाइड्रोकार्बन जो हैं केमिस्ट्री के हिसाब से अगर वर्गीकरण किया जाए तो इसमें एरोमेटिक्स भी होते हैं, नैप्थलीन्स भी होते हैं, ओलिफिन्स भी होते हैं इत्यादि। अब इन हाइड्रोकार्बन्स में से अगर हमारे पेट्रोल में एरोमेटिक्स की मात्रा ज्यादा होगी तो ऑक्टेन नंबर ज्यादा हो। मेरी बात को समझिएगा। सरकार के जो तेल शोधन कारखाने हैं, जैसे आपके तेल शोधन कारखाने कौन कौन से हैं? IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, या कह सकते हैं HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सब क्या है? पेट्रोलियम क्रूड को लेते हैं और उसका तेल को रिफाइनरी है, इसको सब रिफाइनरी कहलाते हैं, तेल शोधन कारखाने। यहां पे उस पेट्रोलियम क्रूड को, जो खनिज तेल है, उसको लेके इसमें से पेट्रोल, डीजल, नेफ्था ये सब निकालते हैं। अब अगर उस पेट्रोल में जो हमको दिया जा रहा है उसमें एरोमेटिक्स की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। हमें ऑक्टेन नंबर ज्यादा चाहिए। अब अगर सरकार हमें जो पेट्रोल दिलवा रही है इन कंपनियों से, अगर उस पेट्रोल में एरोमेटिक्स बढ़ाए या एरोमेटिक्स वाले कंपोनेंट ज्यादा रखे, क्योंकि एक चीज तो तय हो गई बेटा कि हमारा जो पेट्रोल है वो विभिन्न हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। अगर उसमें एरोमेटिक्स ज्यादा होंगे तो ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन एरोमेटिक्स को मिलाया जाएगा तो पेट्रोल कॉस्टली हो जाता है। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है ऑक्टेन नंबर तो बढ़े। हाँ, ये कोई हिंदुस्तान की सरकार नहीं, पूरे दुनिया में ये था। तो पूरे दुनिया में जब 1930 के बाद की बात है, तो 1930 के आगे जब हम लोग चले तो 1930 के आसपास लोगों को ये समझ में आ गया कि हमारा पेट्रोल जो है उसका ऑक्टेन नंबर हाई होना चाहिए। पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर हाई होने का एक तरीका यह है कि उसमें जो हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक्स के कंपाउंड हैं वो ज्यादा हो जाएं। लेकिन एरोमेटिक्स के कंपाउंड को डाल के ऑक्टेन नंबर बढ़ाना थोड़ा खर्चीला काम था। तो दुनिया भर में लोगों ने क्या किया, सोचा कि चलो भाई कुछ एडिटिव्स क्या होते हैं? कुछ रसायन बाहर से इस पेट्रोल में डाले जाएं जिससे कि इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाए। क्योंकि अगर एरोमेटिक्स को बढ़ा के ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल कॉस्टली हो जा रहा है। सरकार चाहती है कि भाई हम पेट्रोल पे हमारा दाम कम हो, क्योंकि उस पर वो एक्साइज ड्यूटी वगैरह लेके कमाती है। तो एडिटिव्स या डोप्स को डाल के हमारे ऐसा इंजन फ्यूल जो कि पेट्रोल है उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने का प्रचलन था। मतलब सर क्या अब नहीं होता? नहीं, अब नहीं होता, पहले था, अब कुछ और होता है, बताएंगे आइए। तो व्हाट आर एडिटिव्स और डोप्स और आईसी इंजन? एडिटिव्स और डोप्स, इसको एडिटिव्स भी बोलते हैं, इसको डोप्स भी बोलते हैं। केमिकल्स एडेड इनटू पेट्रोल। अब देखिए बेटा, पेट्रोल का दूसरा नाम जो है गैसोलीन भी है। अमेरिका में पेट्रोल नहीं बोलते, अमेरिका में गैसोलीन बोलते हैं। इसके 3 नाम है बेटा। हमारे इंडिया में मशहूर है पेट्रोल, अमेरिका में इसको बोलते हैं गैसोलीन, और किसी किसी कंट्री में बोलते हैं मोटर स्पिरिट। तो केमिकल्स एडेड इनटू पेट्रोल मतलब गैसोलीन टू इंक्रीज इट्स ऑक्टेन नंबर, मतलब पेट्रोल में वह रसायन जो उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं उनको हम एडिटिव्स या डोप्स कहते हैं।
अब देखिए मेरा एडिटिव्स और डोप्स कोई पेट्रोल से संबंधित नहीं है, कोई ऑक्टेन नंबर से संबंधित नहीं है, कोई ऐसा इंजन से संबंधित नहीं है। एडिटिव्स या एडिटिव्स का मतलब बाहर से जो चीज डाली जाए, और डोप्स का मतलब कि ऐसी वो चीजें जिसको लेने से इंप्रूवमेंट हो। अब आप देखिए खेलकूद में क्या होता है, खेलकूद में डोपिंग समझते हैं कि आपने कुछ ऐसे रसायन या ऐसी कुछ दवाइयां ली हैं जिससे आर्टिफिशियली आपके ताकत में, शक्ति में इजाफा हुआ है, तो डोपिंग के दोषी पाए जाते हैं तो आपको प्रतिस्पर्धा से, खेल से निकाल दिया जाता है। तो डोपिंग क्या है, डोप्स क्या है? डोप्स वह वाहक रसायन है जिनके लेने से आप परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव कर रहे हैं। तो खेलकूद में डोपिंग अलाउड नहीं है, आप प्रतिबंधित दवाएं नहीं ले सकते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं ले सकते हैं। और जो एथलीट प्रतिबंधित दवाएं लेके थोड़ी ताकत में इजाफा करके अगर मेडल पा भी जाते हैं तो डोपिंग का दोषी सिद्ध हो जाने पे, उनका टेस्ट होता है, डोपिंग का दोषी सिद्ध हो जाने पे ये टेस्ट जो है बेटा यूरिन से होता है। खिलाड़ियों के डोपिंग के टेस्ट करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो आपके यूरिन का सैंपल लेती है खिलाड़ियों का, और उस सैंपल से मालूम चल जाता है कि इस खिलाड़ी ने पिछले 1 साल में या 6 महीने के अंदर कोई प्रतिबंधित दवा तो नहीं ली है जिससे कि शक्ति में इजाफा किया है इसने, तो वो अलाउ नहीं है खेलकूद में। तो इसका मतलब डोपिंग या डोप्स या एडिटिव्स क्या है, वह रसायन है जो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खेल में भी होते हैं, पेट्रोल में भी होते हैं, हर जगह। तो डोप्स और एडिटिव्स आर सिंपली केमिकल्स। तो ऐसा इंजन में जो डोप्स हैं या एडिटिव्स हैं जो ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कौन से हैं? वो है बेटा TEL, बाई एडिंग दीज केमिकल्स। अच्छा सर, इनके डालने से, इन एडिटिव्स या डोप्स के डालने से, सर ये डोप्स जो हैं या जिनको आप कह रहे हैं एडिटिव्स, इनके डालने से सर ऑक्टेन नंबर कैसे बढ़ जाता है? मैंने कहा बेटा इनके डालने से ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनके डालने से जो पेट्रोल है उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसका इग्निशन डिले बढ़ जाता है। इसका मतलब ऐसे रसायन जो हमारे पेट्रोल में जाएं और उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा दें, इग्निशन डिले बढ़ा दें, तो क्या होगा? अब पेट्रोल 240 पे नहीं चलेगा, ये 270 पे चलेगा, 260 की जगह 270 पे चलेगा। इसका मतलब कि ज्वाला वहां तक पहुंच जाएगी और ये ऑटो इग्नाइट नहीं हो पाएगा। और मान लो 260 पे पहुंच भी गया ज्वाला के पहुंचने से पहले, तो इसका इग्निशन डिले क्या है? 0.003 सेकेंड। अब 260 पे पहुंचा है, 0.003 में वो चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगे, 1 से 100 मॉलिक्यूल, 100 से 1000, 1000 से 1 लाख वाला, तब तक ज्वाला के जिसको जला देगी। इसका मतलब इन रसायनों को डालने से हमारा ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि इनके डालने से पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर या इग्निशन डिले बढ़ जाता है। सर पेट्रोल इंजन में कौन से रसायन डालते हैं, कौन सा एडिटिव्स का प्रयोग होता है? मैंने कहा देखो, दो जो मशहूर हैं वो है TEL, टेट्रा इथाइल लेड, ये लेड के कंपाउंड हैं, और दूसरा इस्तेमाल होता था TML, टेट्रा मिथाइल लेड। सर ये आज के तारीख में इस्तेमाल होते हैं? मैंने कहा नहीं, आज के तारीख में इस्तेमाल नहीं होते। आज की तारीख मान लीजिए टुडे या प्रेजेंट सिनेरियो में, वर्तमान परिस्थिति में इनका प्रयोग नहीं होता। सर पहले होता था, बिल्कुल पहले इसका होता था। सर अब क्यों बंद हो गया? जब दुनिया भर में हम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाते थे तो हम धड़ल्ले से ये लेड के कंपाउंड, ये कहलाते हैं लेड के कंपाउंड, ये लेड के कंपाउंड पीबी देखिए है, लेड के कंपाउंड इस्तेमाल करते थे। ऐसा करने से क्या होता था? ऐसा करने से हमारा ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता था, बड़ा आसान था। लेकिन दुनिया को बाद में मालूम चला कि ये लेड जो हम डालते हैं पेट्रोल में, जब ये पेट्रोल जलता है और जलता है तो जब एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, उस गैसेस में लेड के कुछ कंपाउंड बनते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो डिसाइड किया गया दुनिया भर में कि भाई देखिए, हम सब लोग ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए जो लेड का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स डालते हैं, टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामिथाइल लेड, इससे ऑक्टेन नंबर तो बढ़ जाता है। एरोमेटिक्स को बढ़ाएंगे तो पैसा खर्च होगा, तो एरोमेटिक्स को बिना बढ़ाए हम ये डाल के बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? वातावरण में जो गैसेस होती हैं उसमें लेड के जो हानिकारक कंपाउंड है वो हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। तो दुनिया भर में धीरे धीरे इनका प्रयोग ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए करना बंद कर दिया गया। आज के तारीख में दुनिया भर में कहीं पे भी पेट्रोल में लेड नहीं मिलाया जाता, लेकिन आज से 20 साल पहले सन 2000 के आसपास लेड मिलाया जाता था। तो इसका मतलब आज के तारीख, तो सर अब क्या करते हैं? क्या हम एरोमेटिक्स ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि ऑक्टेन नंबर बढ़ जाए? तो पेट्रोल सरकार को महंगा पड़ेगा सर, हर जगह की सरकार को। नहीं, अब हम लोगों ने जो एथेनॉल होता है वो मिलाना शुरू किया है। तो आज के तारीख में हम लोग क्या करते हैं? एथेनॉल मिक्स करते हैं। किसमें करते हैं? एथेनॉल मिक्स करते हैं हम लोग पेट्रोल में। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से ऑक्टेन नंबर बढ़ता है। और दूसरी चीज क्या होती है? एथेनॉल, हमारे यहां एथेनॉल बेटा ये गन्ने से बनता है,
एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो ये जो होता है बेटा, इसको मिलाया हमने तो ऑक्टेन नंबर बढ़ गया। और साथ साथ क्या हुआ, क्योंकि पेट्रोल हम बाजार से, भाई हमारे देश में बेटा पेट्रोलियम उतना नहीं होता जितना हमें जरूरत है, तो हम आयात करते हैं और ये हमारे पास एथेनॉल अपना होता है। तो हम लोग धीरे धीरे अपने यहां पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाते थे। अब सरकार ने कोशिश की कि हम लोग क्या करेंगे, 10% एथेनॉल मिलाएंगे। तो हम लोग अब एथेनॉल मिला के ऑक्टेन नंबर को बढ़ाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हमारे मान 10% हमने एथेनॉल मिलाया, तो जितना हम पेट्रोल बाहर से मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, तो 10% हम उसमें गन्ने का जो वेस्ट है उससे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा जो आयात बिल है, इंपोर्ट बिल, वो थोड़ा सा घट रहा है। तो हम लोग आज के तारीख में एथेनॉल मिला रहे हैं। तो बेटा ये था, तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बुक्स में मिलेगा, आपको गाइड में मिलेगा कि ऐसा इंजन के फ्यूल में कौन सा डोप यूज करते हैं। तो टेट्राइथाइल लेड या टेट्रामिथाइल लेड, लेड के कंपाउंड। क्या ये आज भी यूज करते हैं? नहीं सर। आज क्या करते हैं सर? एथेनॉल मिलाते हैं। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा समझिए बेटा। तब उसके घर में कोई आप मीठा चीज बना रहे हैं, जैसे हमारे बचपन में मुझे याद है सर पे डब्बे वाली आइसक्रीम आती थी। उस डब्बे वाली आइसक्रीम में बर्फ की आइसक्रीम होती थी, रंग बिरंगी, लाल पीली, लाल हरी नीली, और मीठी होती थी। और माता जी कहती थी ये आइसक्रीम मत खाया करो, बड़ी सस्ती होती थी, 5 पैसे में मिलती थी, बड़ी मोटी सी आइसक्रीम। तो हमने पूछा माता जी क्यों ना खाया करें, गर्मी का टाइम है, बर्फ की आइसक्रीम है। तो बोले इसमें जो मिठास है वो चीनी की नहीं है, सेक्रीन की है। तो सेक्रीन क्या है? एक केमिकल है जिससे मिठास आ गई है, लेकिन वो केमिकल जब जाता है पेट में वो नुकसान करता है। धीरे धीरे अब सेक्रीन की आइसक्रीम नहीं मिलती, लेकिन अभी भी चोरी छुपे देश में मिलावट जब करते हैं तो मिठास बढ़ाने के लिए हम लोग सेक्रीन का इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये एक तरह से है। उस जमाने में जब तक नहीं मालूम था, लोग लेड के कंपाउंड इस्तेमाल करते थे, ऑक्टेन नंबर बढ़ाते थे। जब मालूम चल गया कि इससे वातावरण में जो गैसेज हैं या कंपाउंड से बल्कि यौगिक बन रहे हैं वो हमारे सेहत के नुकसानदायक हैं, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हैं, तो इनको इस्तेमाल होना बंद हो गया। इतनी बात समझ पे आई? ओके। तो अब बेटा हम लोगों ने एक तरह से अपने एसआई इंजन का कंबस्शन फिनोमिना भी समझ लिया, उन फैक्टर्स को भी समझ लिया, और साथ ही साथ जो हमारा फ्यूल है उसमें HUCR या ऑक्टेन नंबर क्या होता है वो भी समझ लिया। जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा इसका मतलब उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, इग्निशन डिले भी ज्यादा होगा। लेकिन हाई ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल तैयार करने के लिए इन कारखानों में हमें एरोमेटिक्स की मात्रा बढ़ानी पड़ती थी, और एरोमेटिक्स की मात्रा बढ़ाने में हमारा खर्चा होता है। तो लोगों ने शॉर्टकट निकाला कि लेड के कंपाउंड डाल दो। डाला गया, सालों साल चला, लेकिन 2000 के आसपास लेड को हम लोग बैकआउट करने लगे। अब हम लेड के कंपाउंड बिल्कुल नहीं डालते, ठीक है भाई। अब बेटा हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब बेटा हम लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं ऐसा इंजन का जो कंबस्शन फिनोमिना था वो तो हम लोग समझ गए, इसके बारे में जो कुछ समझ। और मैंने आपको बेटा चैप्टर के शुरू में कहा था कि जो हमारी पढ़ाई है उसका 80 से 85% हिस्सा वो होगा ऐसा इंजन का कंबस्शन फिनोमिना या कंबस्शन थ्योरी, जिसको हम लोगों ने आज पूरा कर दिया। अब हम लोग चल रहे हैं CI इंजन के कंबस्शन फिनोमिना पे, CI इंजन के कंबस्शन फिनोमिना पे। लेकिन बेटा समझिए, ये जो है हम लोग इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितना हम लोगों ने ऐसा इंजन पढ़ा है। तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? बेटा देखिए, पहली बात तो आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो ऐसा इंजन से ज्यादा आते हैं। आप अपने गाइड में जब सॉल्व करोगे, मान लो इस चैप्टर से कंबस्शन थ्योरी से 50 सवाल हैं, तो आप पाओगे 40-42 सवाल जो हैं वो कम से कम ऐसा इंजन पर आधारित होंगे, और 8-10 सवाल जो है वो CI इंजन पर आधारित होंगे। तो CI इंजन पे एग्जाम में कम सवाल आते हैं। एक तो पहली बात ये है। दूसरी चीज, जो तुमने कॉन्सेप्ट यहां बनाए हैं लगभग सभी कॉन्सेप्ट वहां पे इस्तेमाल होने जा रहे हैं, बस तरीका थोड़ा बदल जाएगा, स्टेजेस थोड़ी बदल जाएंगी, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा, बल्कि फैक्टर्स तो जो जो यहां थे वहां पलट जाएंगे। यहां पे क्या होता था, कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने से डिटोनेशन बढ़ता था, वहां पे कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने से डिटोनेशन घटेगा। वहां पे क्या था, इनकमिंग एयर का टेम्परेचर बढ़ने से डिटोनेशन बढ़ता था, वहां इनकमिंग एयर का टेम्परेचर घटेगा। यहां क्या था, सुपर चार्जिंग करने से ऐसा इंजन में या पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन बढ़ता था, और वहां पे सुपर चार्जिंग करने से डिटोनेशन घटेगा। तो बस कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद चीजों को आप पलट भी देंगे आंख बंद करके, बिना समझे भी तो सही होगा। इसका मतलब जो ऐसा इंजन की आपकी कंबस्शन थ्योरी की पढ़ाई होती है वो डिटेल में होती है, ताकि आपको पूरा समझ में आए। और CI इंजन को हम लोग शॉर्टकट मारते हैं, इसलिए भी कि जरूरत नहीं है और आपके सारे सवाल सही हो जाते हैं। असली एम क्या है कि आपके सारे प्रश्न सही हो जाएं, तो अपने कॉन्सेप्ट को आप उल्टा लगाइए, सही हो जाएंगे। तो उल्टा मैं ये नहीं करूँ रट के लगा दीजिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपके समझ में भी आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं CI इंजन में कंबस्शन। अब देखिए बेटा, तुमने ऐसा इंजन में कंबस्शन पढ़ा था तो हमने देखा था ऐसा नहीं है कि चार्ज सक हुआ, चार्ज कंप्रेस हुआ, कंप्रेसर में चिंगारी आई और फिर जल गया। नहीं, हमने वहां देखा ऐसा इंजन में कि हम जब इसको देखते हैं तो ये जो हमारा है ये है कंबस्शन कर्व। यहां पे चिंगारी आती है,
उसके बाद 1 से 2 में क्या होता है, उस चिंगारी के कारण 10 से 100, 100 से 1000, 10 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ज्वाला का निर्माण होता है। इसमें कुछ समय लगता है, इसको बोलते थे चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और नाम दिया था इस पीरियड को हमने इग्निशन डिले या केमिकल डिले या इग्निशन लैग। याद आया? इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ज्वाला का निर्माण होता है और ये ज्वाला कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल को परत दर परत जलाती जाती है। इसी दौरान 80 से 90% फ्यूल जलता है। यही असली कंबस्शन है, यही पे हीट एनर्जी मिलती है, इसी को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं। ये होता है 2 से 3। इसी दौरान हमारा जो प्रेशर लाइन है, हमें इसी दौरान जो प्रेशर है इसका पीक मिलता है। जितना ऊपर होगा उतना अच्छा, परंतु पावर की दृष्टि से, क्योंकि बेटा प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो पावर की दृष्टि से ये 3 पॉइंट जितना ऊपर होगा उतना अच्छा है। प्रेशर भी ऊपर ज्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, पावर की दृष्टि से, एफिशिएंसी की दृष्टि से। लेकिन डिटोनेशन की दृष्टि से अगर ये ऊपर होगा तो समझिए एंड चार्ज के ऑटो इग्नाइट होने की संभावना ज्यादा होगी। सारी चीजें हो चुकी। और 3 से 4 क्या होता था, 3 से 4 होता था आफ्टर बर्निंग। इसका मतलब हमारे एसआई इंजन में 3 कंबशन स्टेजेस थी, इग्निशन डिले या केमिकल डिले, उसके बाद क्या था 2 से 3 फ्लेम प्रोपोगेशन, और उसके बाद क्या था 3 to 4 आफ्टर बर्निंग। इसी प्रकार से हम सीआई इंजन में जाते हैं तो वहां पे भी कंबशन स्टेजेस होती हैं। अब कहने को तो आप कहते हैं सीआई इंजन क्या सर, डीजल इंजन, हमने एयर को सक किया सर, एयर को हमने कंप्रेस किया, हाई कंप्रेस किया। कितने से कितना सर, डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कम से कम 16 होता है, 16, 20, 24 इतना रहता है। आपने कंप्रेस किया, कंप्रेशन के अंत में क्या हुआ, एयर का टेम्परेचर बढ़ गया। कितना बढ़ गया, चूंकि सर 16 कंप्रेशन रेशियो है तो एयर का टेम्परेचर इतना हो गया कि डीजल इसके अंदर आएगा तो अपने आप जल जाएगा। इसका मतलब ये टेम्परेचर क्या है, डीजल के इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा है। तो 16 कंप्रेशन रेशियो कम से कम जरूरी क्यों है कि सर आपने बताया है पहले लेक्चर में कि डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है 260 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे कोई चिंगारी तो आएगी नहीं सर, तो डीजल कब जलेगा, जब वो 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा। इसका मतलब एयर को आप जब कंप्रेस करेंगे अंदर अगर 260 से कम टेम्परेचर है तो डीजल जब आएगा तो जलेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर है ही नहीं। तो कम से कम 16 कंप्रेशन रेशियो पे आप कंप्रेस करेंगे तो अंदर जो टेम्परेचर होगा वो 260 से ज्यादा होगा, 300 होगा, 350 होगा, तो जो डीजल आएगा वो जल पाएगा। इसीलिए कहते हैं कंप्रेशन रेशियो 16 से ऊपर रखते हैं 24 तक। अच्छा जी, अब हम कहने को तो हुआ एयर सक हुई सर, एयर कंप्रेस हुई, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में अंदर प्रेशर हाई है, टेम्परेचर हाई है, कंप्रेशन रेशियो कम से कम 16 है, 20 है, 22 है। अब डीजल आता है और जल जाता है। अब डीजल आता है और जल जाता है, जैसे यहां कहते थे चिंगारी आती है और जल जाता, नहीं सर। अब जब डीजल आता है तो जो प्रक्रिया होती है या कह लीजिए जो चरण होते हैं, स्टेजेस होते हैं, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए, कंबस्टन स्टेजेस इन सीआई इंजन। इसका मतलब आप समझिए कि भले आप ऐसे कह दीजिए एयर सक हुई, एयर कंप्रेस हुई, कंप्रेशन रेशियो हाई है, डीजल आया और डीजल जल गया। डीजल जल गया आप बोल दीजिए, लेकिन वास्तव में जब डीजल जलेगा तो जो स्टेजेस जिससे गुजरेगा उसको स्टडी करने जा रहे हैं। कंबस्टन स्टेजेस इन सीआई इंजन। To understand the combustion process of CI engine, we should first understand different stages of combustion in CI engine. अगर हम लोग ये समझना चाहते हैं कि डीजल इंजन में फ्यूल कैसे जलता है, नॉर्मल कंबस्शन क्या होता है, एबनॉर्मल कंबस्शन क्या होता है, डिटोनेशन कब होगा, डिटोनेशन को रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अंदर जो डीजल इंजन में या डीजल इंजन के अंदर जो फ्यूल जलता है उस फ्यूल के जलने को चरणबद्ध तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज की वजह से डिटोनेशन संभव है। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें हम लोग 4 स्टेजेस बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं इग्निशन डिले पीरियड। जैसे वहां पे था इग्निशन डिले पीरियड, वैसे यहां पे भी है इग्निशन डिले पीरियड। इसको हम नाम देंगे ए बी। तो फर्स्ट स्टेज होती है इग्निशन डिले पीरियड। सेकेंड स्टेज जो होती है बेटा वो होती है रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंबस्शन। रैपिड मतलब त्वरित, अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित कंबस्शन। तो बेटा कोई भी चीज अगर अनियंत्रित है तो अच्छी बात नहीं है। ओके, तीसरी चीज होती है कंट्रोल्ड कंबस्शन, मतलब नियंत्रित कंबस्शन। और चौथा जैसे वहां पे था आफ्टर बर्निंग ये। अब बेटा देखिए, जब भी चीज अनियंत्रित होगी तो अवांछनीय होगी। कोई भी चीज नियंत्रण में है तो अच्छी बात है, अनियंत्रण में चली गई तो बेकार हो गई, चाहे फिर वो कुछ भी हो। तो जो डिटोनेशन कॉन्सेप्ट है या डिटोनेशन होने की संभावना कहां होगी, डिटोनेशन होने की संभावना इस जगह पे होगी। क्यों? क्योंकि सर यहां पे कंबस्टन अनकंट्रोल्ड हो रहा है, अनियंत्रित हो रहा है। तो हमें इसी फेज को कंट्रोल करना है। अगर हम इसको फेज को कंट्रोल कर लेंगे तो डिटोनेशन नहीं होगा। फिर क्या होता है, कैसे होता है, हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखिए बेटा, ऐसा इंजन में जितना मैंने समय दिया है उतना मैं समय नहीं दूंगा और जरूरत भी नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आपके सारे प्रश्न समझ के सॉल्व हो जाएंगे, रट के नहीं। तो
4 स्टेजेस हैं, पहली वही वाला जैसे था वहां इग्निशन पीरियड, लेकिन यहां पे 2 3 अलग है। वहां पे 2 था, सेकंड स्टेज क्या थी, वहां पे सेकंड स्टेज थी फ्लेम प्रोपोगेशन, जो हमारी ज्वाला थी वो पूरे चार्ज में सिस्टमेटिकली जली थी, और उसके बाद थी आफ्टर बर्निंग। यहां पे सेकंड स्टेज जो है वो रैपिड या अनकंट्रोल्ड कंबस्टन है, और थर्ड स्टेज जो है वो कंट्रोल्ड कंबस्टन है, और फोर्थ तो आफ्टर बर्निंग वहां पे भी थी, लास्ट स्टेज यहां पे भी है। अब जरा देखते हैं, अब देखिए इस ग्राफ को देखिए अच्छी तरफ से, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो क्रैंक एंगल है, नीचे की तरफ देखिए तो क्रैंक एंगल है। यहां पे देखिए टीडीसी है, ये है टीडीसी। कहां से आ रहे हैं आप, पीछे से, इधर कहीं है बीडीसी, आप बीडीसी से आ रहे हैं, और इस टीडीसी का इधर क्या है, इधर आगे है बीडीसी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये यहां पे इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, कंप्रेशन, क्योंकि आप टीडीसी की तरफ जा रहे हैं, आप टीडीसी की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त क्या है, आप टीडीसी से 120 डिग्री दूर है, टीडीसी से 100 डिग्री दूर है, टीडीसी से 80 डिग्री दूर है, ठीक है, क्रैंक रोटेशन। और यहां पे पहुंचे तो क्या हुआ, टीडीसी पे पहुंच गए। ये क्या है, टीडीसी से 20 डिग्री पहले, टीडीसी से 40 डिग्री पहले, टीडीसी से 60 डिग्री पहले। अब हम टीडीसी की तरफ जा रहे हैं। जब हम टीडीसी की तरफ जा रहे हैं तो ये कंप्रेशन है, और जब टीडीसी से आ रहे हैं तो एक्सपेंशन है। इसका मतलब ये आपका हुआ कंप्रेशन और ये हुआ आपका एक्सपेंशन। पीछे देखा भी था हम लोगों ने बेटा, हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज दिस सर, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन यहां से यहां तक, और व्हाट इज दिस इज एक्सपेंशन। ओके, अब हम कंप्रेशन स्ट्रोक में किसके हैं, सीआई इंजन के या डीजल इंजन के। तो हम क्या कंप्रेस कर रहे होंगे सर, जो सक्शन में एयर ली है, एयर ली है कि चार्ज, सर चार्ज तो पेट्रोल इंजन में होता है, यहां तो एयर होती है, तो आपने एयर सक की है सक्शन स्ट्रोक में, और कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर को कंप्रेस कर। अब थ्योरी कहती है कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में चार्ज को हम एयर को हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन रेशियो हाई रखते हैं। जैसे ही पिस्टन टीडीसी पे पहुंचता है हम डीजल फेंकना शुरू करते हैं। डीजल साइकिल को याद कीजिए, डीजल साइकिल में हम ऐसे ही तो कहते थे, सक्शन स्ट्रोक में सक्शन किया, कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेस किया, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में हमने डीजल फेंकना शुरू किया। यही था हमारा हीट एडिशन, और हमने यहां तक हीट डीजल फेंका। 2 पे डीजल फेंकना शुरू किया, बट कब, जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच गया डीजल फेंकने लगे, डीजल फेंकने लगे, डीजल जलने लगा, हीट मिलने लगी, हीट से कार्य मिलने लगा, और पिस्टन नीचे आने लगा। डीजल फेंकते रहे। 3 पे क्या हुआ, हमने डीजल फेंकना बंद कर दिया। उसके बाद कैसा एक्सपेंशन हुआ, आइसेंट्रोपिक या एडियाबेटिक। 3 से 4 क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। तो वास्तव में ये 2 से 3 क्या है, एक्सपेंशन है और हीट एडिशन भी है, बट 3 से 4 क्या है, एक्सपेंशन है। इस दौरान कोई हीट नहीं ऐड हो रही, तो ये हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक है। तो थ्योरी तो कहती है जब टीडीसी पे पहुंच जाओ तो फ्यूल फेंको। अब आप देख चुके हो कि फ्यूल तुरंत नहीं जलता, पीछे देखो चार्ज सक हुआ था, चार्ज कंप्रेस हुआ था। चार्ज कंप्रेस हुआ था मतलब समझते हो, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर था, सक्शन से लेके कंप्रेशन स्ट्रोक इधर साथ साथ था, प्रेशर टेम्परेचर का सपोर्ट सहयोग भी था, मिक्सचर पूरा तैयार था। उसके बाद चिंगारी आई थी, उसके बाद भी जलने में उसको समय लगा था, कितना, 0.002 सेकेंड लगभग। दैट वॉज इग्निशन डिले, जबकि मिक्सचर पूरा तैयार था। और यहां क्या है, यहां तो एयर सक हुई है, एयर कंप्रेस हुई है। अब जो डीजल आएगा, डीजल आते ही जल जाएगा, अरे डीजल तो लिक्विड फॉर्म में आएगा। इसका मतलब अब जब ये डीजल अंदर आएगा तो आने के बाद जलने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब हम डीजल क्या कहते हैं, तो थ्योरी भले कहती है कि डीजल कहां फेंको, जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाए, बट प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे चिंगारी पहले लगाते थे, प्रैक्टिकली कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जब हम टीडीसी से कुछ पहले होते हैं, उस दौरान हम डीजल का स्प्रे ऊपर से शुरू कर देते हैं, डीजल फेंकना शुरू कर देते हैं। तो नाउ ये हमारा ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट पे हमने क्या लिखा है, देखो, इंजेक्शन स्टार्ट। किस चीज का इंजेक्शन होता है, किस चीज को अंदर फेंकते हैं, इंजेक्ट करते हैं, सर डीजल को फेंक। अब ये डीजल जो अंदर आएगा, डीजल लिक्विड फ्यूल है बेटा, ये हाई प्रेशर पे होगा, बता चुके हैं, क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान अंदर का प्रेशर टेम्परेचर हाई है, तो बाहर से डीजल एटमॉस्फेयर प्रेशर पर नहीं आ सकता। अंदर प्रेशर 80 बार है तो 81 पे होना चाहिए, अंदर प्रेशर 80 बार है तो 150 पे होना चाहिए, अंदर प्रेशर 80 बार है तो 250 पे होना चाहिए, अंदर प्रेशर 80 बार है तो 1000 बार पे होना चाहिए। जितना ज्यादा डेल्टा पी होगा उतनी अच्छी फुहार बनेगी, जिसको बोलते थे एटोमाइजेशन। अब इसका समझिए, मतलब ए पे फ्यूल आएगा, उसके बाद ये कोई कार्यक्रम से गुजरेगा, अभी समझाएंगे, और बी पे जब पहुंचेगा तब ये फ्यूल जलना शुरू करेगा। तो इसका मतलब ए से बी ये फ्यूल क्या करेगा, जो अंदर डीजल आया है ये जलने की तैयारी करेगा और बी पे जलना शुरू करेगा। तो अब पहला चरण जो होगा हमारा ए बी। अब जब फ्यूल जला,
उसके बाद फ्यूल लगातार जलना शुरू कर देगा। तो बी सी, अब देखो बी पे सी, बी से सी देखो बेटा, इस तरह से एकदम प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब क्या है, रैपिड राइज ऑफ प्रेशर। यही है हमारा अनकंट्रोल्ड कंबस्शन बी सी। तो बी से सी क्या है, रैपिड राइज ऑफ प्रेशर। सॉरी, उसके बाद सी से डी क्या है, सर इस दौरान भी प्रेशर बढ़ रहा है और फिर धीरे धीरे प्रेशर पीक में आके घट रहा है। इस दौरान क्या है, फ्यूल जल रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। दिस विल बी कॉल्ड कंट्रोल कंबस्शन। और उसके बाद डी के बाद क्या है, अब तो पिस्टन नीचे आ रहा है, बचा कुचा कुछ डीजल है जो नहीं जल पाया तो वो जल रहा है आफ्टर बर्निंग। अब देखिए बेटा, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, टीडीसी के पहुंचने में कुछ पहले, अब देखो बेटा ए कहां है, ए देखो ये है 20 डिग्री पहले, टीडीसी से लगभग 20 डिग्री पहले। अब ये 20 डिग्री कोई जरूरी नहीं कि 20 हो, 18 डिग्री पहले भी हो सकता है, 25 डिग्री पहले हो सकता है। यहां इंजन निर्माता अपने हिसाब से डिसाइड करता है, लेकिन एक चीज तय है, सक्शन स्ट्रोक में एयर सक हो जाएगी, कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर कंप्रेस होगी, और कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने से कुछ पहले डीजल का छिड़काव शुरू हो जाएगा। अब ये डीजल का छिड़काव जब होगा तो अंदर डीजल आते ही नहीं चलेगा, डीजल का छिड़काव शुरू होगा। हमारा उद्देश्य क्या है कि डीजल का छिड़काव शुरू हो जाए और जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचे तो ये डीजल जलने लगे, ताकि हमें जो पावर मिले वो कब मिले, जब पिस्टन डीडीसी पे है। जब पिस्टन टीडीसी पे है तो यहां वॉल्यूम मिनिमम है, जब वॉल्यूम मिनिमम है तो प्रेशर मैक्सिमम मिलेगा। हम ऐसी प्लानिंग करें कि हम तेल को ऐसे समय पे फेंकें कि जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचे तो तेल जलना शुरू हो जाए। ओके, आइए अब इसका मतलब ए बी क्या है, इग्निशन डिले, बी सी क्या है, अनकंट्रोल्ड या रैपिड कंबस्टन, सी डी क्या है, कंट्रोल्ड कंबस्टन, और डी के बाद क्या है, आफ्टर बर्निंग। तो ये हमारी स्टेजेस हैं। अब हम लोग इसमें से बस यहीं से कॉन्सेप्ट बनाएंगे और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा इसको पहले मिटा देते हैं। ओके, अब जरा पीछे चलते हैं। अब देखिए बेटा, ये है हमारा कंबस्टन कर्व। ये कंबस्टन कर्व कुछ इस तरह से, अब अगर मैं खींच के देखना, आपको दोबारा दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं। देखिए बेटा, ये हमारा है प्रेशर, ये हमारा है टीडीसी, इधर आगे है बीडीसी, इधर भी है बीडीसी। अब हम आए ऐसे, अब देखिए ये मान लीजिए इस जगह पे हैं हम ए, यहां पे हमने डीजल को भेजा, टीडीसी से कुछ पहले डीजल को भेजा। जब डीजल को भेजा तो कुछ देर लगा इस डीजल को जलना शुरू हुआ, उसके बाद ये तेजी से एकदम ऐसे पीक चढ़ गया और यहां तक आते आते ये सी पे आ गया, और फिर ये गया सी से डी, और फिर ये डी के बाद। तो इसका मतलब ए बी क्या है, सर फ्यूल को जलने में समय लगा, आया तो फ्यूल ए पे है बट जला कब, बी पे, कुछ देर बाद। क्रैंक के डिग्री में देखोगे तो इतना टाइम लगा। सर सेकंड में 0.002 सेकंड लगा होगा, तो मैंने कहा ना, पेट्रोल इंजन में 0.002 सेकंड लगा था। सर ये इग्निशन डिले तो है, मैंने कहा इग्निशन डिले है, बट वहां का इग्निशन डिले और यहां का इग्निशन डिले थोड़ा फर्क है, मैं बताऊंगा अभी। हाँ, इसमें कुछ समय लगा होगा। सर कितना लगा होगा, 0.002 से कम की ज्यादा, मैंने कहा 0.002 से ज्यादा। सर ज्यादा क्यों, मैंने कहा अभी देखते हैं। बहरहाल फ्यूल आते ही नहीं जलेगा, फ्यूल आके जब आएगा तो जलने की तैयारी करेगा और कुछ देर लगेगा उसको जलने की पूरी प्रक्रिया करने में। उस प्रक्रिया में क्या होता है अभी देखेंगे। उसके बाद फ्यूल जलना शुरू करेगा। अब ये फ्यूल, ये प्रेशर राइज है, इसी को हम बोलेंगे अनकंट्रोल्ड कंबस्टन, थोड़ा सा भी बात करेंगे। अब जरा देखते हैं इस बात को हम लोग, इस फिगर पे हमने थोड़ा सा ड्राइंग बना रखी है। आइए सबसे पहले देखिए बेटा, ये फर्स्ट स्टेज इग्निशन डिले पीरियड ए बी। अब देखिए यहां पे ग्रीन कलर से मैंने दिखाया फर्स्ट स्टेज, यहां पे देखिए ए से बी, ये है फर्स्ट स्टेज। ए पे क्या होगा, इंजेक्शन शुरू होगा, बी पे क्या होगा, जलना शुरू करेगा। मतलब फ्यूल आएगा तुरंत नहीं जलेगा, कुछ देर बाद जलेगा। कितनी देर बाद जलेगा, वो जो समय लगेगा, सेकंड में लगेगा या क्रैंक के डिग्री में लगेगा, उसको बोलेंगे इग्निशन लैग या इग्निशन डिले। प्रज्वलन में देरी क्यों हुई है देखते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, सेकंड स्टेज हमने रेड कलर से दिखाया है, इसको बोलते हैं रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंबस्टन बीसी। ये है बीसी, रेड कलर से दिखाया। इसी में रैपिड है, अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित है, बस इसी वक्त डिटोनेशन की संभावना है। अगर ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाएगा तो डिटोनेशन करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। अब इसके बाद तीसरा क्या है, देखिए बेटा, ये मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, सी डी, ये है कंट्रोल्ड कंबस्टन। और उसके बाद जो डी के बाद होगा, आफ्टर डी जो होगा फोर्थ स्टेज, आफ्टर बर्निंग, डी के नीचे,
इसका मतलब हमारे कंबस्शन कर्व में डीजल इंजन के 4 पोर्शन बन रहे हैं। कौन कौन से सर? ए बी ग्रीन कलर दिखाया है, इग्निशन डिले। बी सी अनकंट्रोल्ड या रैपिड कंबस्शन वाला हिस्सा। सी डी कंट्रोल्ड कंबस्शन। और डी ऑनवर्ड्स मतलब डी के बाद, मतलब सॉरी आफ्टर बर्निंग, मतलब ओके। अब इसमें से हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर कि ए से बी में जो समय लगेगा आपने बताया था 0.002 सेकंड लगेगा जनरली, मतलब सामान्यतः। मैं कहा नहीं। अब देखिए सर, क्या वहां का पेट्रोल का जो केमिस्ट्री है या केमिकल्स हैं और डीजल केमिकल है उसकी वजह से? मैंने कहा नहीं, यहां पे जो हम फ्यूल भेज रहे हैं उसकी वजह से है। तो इसका मतलब समझिए थोड़ा सा, वहां अगर 0.002 सेकंड लगता था तो यहां उससे ज्यादा लगेगा। मींस इग्निशन डिले जो होता है सीआई इंजन में, डीजल इंजन में ज्यादा होता है बनस्पत के पेट्रोल इंजन के। सर ऐसा क्यों? तो अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। आइए अब हम लोग चलते हैं। सर जो इग्निशन डिले पीरियड होता है वो क्या होता है? मैं देखिए बेटा, जो इग्निशन डिले पीरियड होता है, इग्निशन मतलब प्रज्वलन, डिले मतलब देरी, पीरियड मतलब समय। तो जलने में जो देरी हुई है उसी को बोलते हैं इग्निशन डिले पीरियड। लेकिन अब वहां पे जरा ख्याल करिए, वहां पे क्या था? चार्ज शक हुआ था। चार्ज कहां बना था? कार्बोरेटर में। तो पेट्रोल आया था कार्बोरेटर में, वहां पे जो फ्यूल की नोजल थी उससे उसकी फुहार बन गई थी। फुहार बनने का मतलब क्या होता है? एटोमाइज होना। फुहार बनने का मतलब क्या होता है? इसकी हिंदी भी होती है बेटा, फुहारीकरण। फुहारीकरण या कभी कभी इसको बोलते हैं कणीकरण। कणीकरण इसका इंग्लिश क्या है? इसकी इंग्लिश है एटोमाइजेशन। इस दौरान क्या होता है सर? जो लिक्विड फ्यूल है हमारा वो लिक्विड ही रहता है, लेकिन क्या होता है? एक बूंद 1,00,000 बूंद में टूट जाती है। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? जो एक बूंद का आयतन है तेल का, उतना ही तो 1,00,000 बूंद का भी होगा। नहीं सर, ऐसा करने से उसका आयतन तो वही रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो वो आसानी से वाष्पित हो जाएगा। तो वाष्पित होने के लिए अच्छी तरह से उसका फुहार बनना जरूरी है। और जब वाष्प बनेगा तभी तो एयर के साथ मिक्स करेगा, क्योंकि एयर क्या है? गैसेस फॉर्म में है, और पेट्रोल या डीजल क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। तो वहां पे ये फुहारीकरण कहां हो गया था? उसमें फुहारीकरण हो गया था वहां पे आपके कार्बोरेटर के अंदर। जब वेंचुरी ट्यूब से एयर दौड़ी थी और फ्लूइड चैम्बर से तेल खींचा था तो फुहार के रूप में खींचा था। और इसके सराउंडिंग में क्या आया था? एयर आया था, जिससे वाष्पित हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ था? सक्शन स्ट्रोक के दौरान, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान ये मिक्स हुआ है। इसका मतलब जब चिंगारी आई है उसके पहले पेट्रोल की वाष्प और एयर का मिक्सचर, लगभग होमोजीनियस मिक्सचर तैयार है। बस चिंगारी क्या करती है? 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, 10 लाख मॉलिक्यूल जलते हैं तो एक ज्वाला का निर्माण करती है। तो वहां पे जो डिले था वो फिजिकल डिले नहीं था, वहां पे जो कुछ डिले था वो केमिकल डिले था। मींस चिंगारी आई तो क्या हुआ था? मिक्सचर तो तैयार था। मिक्सचर तो कार्बोरेटर में ही फुहार बन गई थी, कार्बोरेटर में ही वाष्पीकृत हो गया था। वहीं पे कुछ मिक्सिंग शुरू हो गई थी। जो मिक्सिंग नहीं भी हो पाई थी तो रास्ते में हो गई थी सक्शन में, सक्शन में भी नहीं हो पाई थी तो कंप्रेशन में हुई थी। बहुत ज्यादा समय भी मिला था। यहां पे क्या है? यहां पे तो एयर सक हुई, एयर कंप्रेस हुई। अब डीजल आया। अब डीजल कैसे आया? लिक्विड के रूप में आया। अब जब लिक्विड के रूप में आया तो पहले ये फिजिकल डिले लेगा, भौतिक देरी होगी, फिर उसके बाद रासायनिक देरी होगी जैसे वहां हुई थी। इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा इग्निशन डिले पीरियड। किसका बनेगा? डीजल इंजन का। तो डीजल इंजन का इग्निशन डिले पीरियड जो होता है उसमें फिजिकल डिले भी होता है और केमिकल डिले भी होता है। जबकि ऐसा इंजन जो हमारा है पेट्रोल इंजन है उसमें फिजिकल डिले नहीं होता। चिंगारी जब आती है तो बस उसके बाद केमिकल रिएक्शंस होते हैं, प्री फ्लेम रिएक्शंस होते हैं। चिंगारी आई, 10 मॉलिक्यूल जले जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में है, 10 से 100 जले, भाई 10 ने हीट दी, उस हीट से बाकी जो सराउंडिंग में चारों तरफ 100 थे उनका टेम्परेचर बढ़ा, वो जले। जब वो 100 जले तो उन्होंने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ा, 1000 जले, 1000 से 10,000 जले, 10,000 से वो जो रिएक्शन हुआ, चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री फ्लेम रिएक्शन, वो क्या है? वो एक तरह से वहां पे केमिकल डिले का काम कर रहे हैं। उसी में 0.002 सेकंड लगेगा। लेकिन यहां पे क्या है? ये केमिकल डिले होगा, लगेगा समय, लेकिन उसके पहले फिजिकल डिले होगा। तो आइए, जो इग्निशन डिले पीरियड होता है सीआई इंजन का, उसमें क्या होता है? पहले होता है फिजिकल डिले। द टाइम बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ इंजेक्शन, जब तुमने तेल छिड़का, एंड रीचिंग द केमिकल रिएक्शन कंडीशन, मतलब फ्यूल का पहला मॉलिक्यूल जले और एक मॉलिक्यूल जल के 10 से जलाए, 10 से 100 जलाए, उस स्थिति पे पहुंचने का मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, इस फिजिकल डिले कहलाती है। अब इस फिजिकल डिले के अंदर क्या क्या होगा अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। आइए, इसमें क्या क्या चरण होंगे। सबसे पहले अंदर जो डीजल जाएगा वो फुहार के रूप में जाएगा। वहां तो जब चिंगारी आई तो मिक्सचर तैयार है,
यहां पे जब चिंगारी है तो मिक्सचर तैयार नहीं है, यहां पे चिंगारी थोड़ी आई है, यहां पे तो डीजल अंदर आया, तो सबसे पहले क्या होगा, डीजल एटोमाइज होगा। एटोमाइज का मतलब कणीकरण होगा। एक डीजल की बूंद दसियों हजार 1,00,000 बूंदों में टूटेगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सरफेस एरिया बढ़ जाए। अंदर एयर गरम गरम है, 1000 बूंद टूट गई तो हर एक बूंद के चारों तरफ क्या होगी, गरम एयर होगी, तो जल्दी से वाष्पीकृत होगा। तो पहले एटोमाइज होगा, बढ़िया एटोमाइजेशन होगा तो ड्यूल क्या करेगा, वेपोराइज होगा। जब वेपोराइज होगा तो क्या होगा, वेपोराइज कैसे होगा सर? सरफेस एरिया बढ़ गया है, सराउंडिंग में गर्म एयर है, जब गर्म एयर के कांटेक्ट में आएगा वो डीजल की छोटा सा बूंद, बहुत महीन बूंद, तो जल जाएगा। सरफेस एरिया ज्यादा है कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान। और उसके बाद क्या होगा, ये जो डीजल था जो कणीकरण हुआ, जिसका वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकृत डीजल जो है, वेपोराइज डीजल फ्यूल जो है, एयर के साथ मिक्स हो जाए। अब ये उस स्थिति में पहुंचा जहां पे चिंगारी आते वक्त पेट्रोल और एयर का मिक्सचर था। मतलब वहां पे तो मिक्सचर तैयार था, चिंगारी आई तो क्या देर क्यों लगी थी, क्या तैयारी होने में देर लगी? नहीं, वहां सिर्फ देर लगी थी, जो भी आपकी देर लगी थी वो देर लगी थी केमिकल रिएक्शंस में। अभी यहां पे क्या है, मिक्सचर तैयार हुआ। अब जब मिक्सचर तैयार हुआ है अंदर, अब मिक्सचर तैयार हो गया, अब इस मिक्सचर का टेम्परेचर 260 से ज्यादा होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अंदर तुमने 16 से ऊपर कंप्रेशन रेशियो रखा हुआ है। तो अंदर क्या हुआ, डीजल आया, एटोमाइज हुआ, वेपोराइज हुआ, मिक्सचर बना, और इस मिक्सचर को क्या हुआ, 260 डिग्री टेम्परेचर मिला। जब 260 डिग्री टेम्परेचर मिला तो क्या हुआ सर, 10 मॉलिक्यूल जले, 10 से 100 जले, 100 से 1000 जले, एक ज्वाला बनी, और उस ज्वाला ने फिर धीरे धीरे पूरे डीजल को जलाना शुरू किया। वो हुआ केमिकल डिले। तो ये हुआ आपका फिजिकल डिले। इसका मतलब ये जो तुम्हारा A से B में समय लगेगा, इग्निशन डिले डीजल इंजन में, तो इग्निशन डिले ऑफ द डीजल इंजन, या कह सकते हो CI इंजन, विल बी ग्रेटर देन इग्निशन डिले ऑफ द SI इंजन। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज है, फिजिकल डिले भी है और केमिकल डिले भी। वहां पे फिजिकल डिले 0 था। अभी देखिए, आप दिखाता हूं मैं। अच्छा सर, फिर फिजिकल डिले तो ये हो गया। केमिकल डिले क्या होता है? केमिकल डिले होता है टाइम इन विच प्री फ्लेम रिएक्शन, प्री फ्लेम रिएक्शन वही है बेटा, 1 से 10, 10 से 1000, 1000 से लाख। Pre-flame reaction starts slowly and then accelerate until a stabilized flame front is created and combustion starts. ज्वाला का निर्माण होने में जो रिएक्शन हो जरूरी है और उसमें जो समय लगेगा वो केमिकल डिले हो। क्लियर हो रही है बात? अब थोड़ा सा एक कदम आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, इग्निशन डिले, प्रज्वलन देरी या प्रज्वलन पिछड़ापन, ये दो चीजों से मिलकर बना है, फिजिकल डिले और केमिकल डिले, भौतिक तैयारी और रासायनिक तैयारी। अब मैं इसको भी एक छोटे से एग्जांपल समझाऊंगा आपको। SI इंजन में फिजिकल डिले नहीं होता। क्यों? जब चिंगारी आती है तो मिक्सचर प्रिपेयर रहता है, कार्बोरेटर से लेके, सक्शन स्ट्रोक से लेके, कंप्रेशन स्ट्रोक में लेके भरपूर समय मिल चुका है फिजिकल तैयारी का। तो चिंगारी आने के बाद अब मिक्सचर को फिजिकली तैयार नहीं होना है। हाँ, अब चिंगारी आएगी तो क्या होगा, केमिकल डिले, प्री फ्लेम रिएक्शन होने में, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होने में, एक मॉलिक्यूल से 1,00,000 मॉलिक्यूल बनने में, ज्वाला के निर्माण बनने में जो समय लगेगा वही लगेगा। तो ये क्या होगा, इग्निशन डिले। ये चीज 0 है और ये चीज जो भी है 0.002 या तो लेस होगा या स्मॉल होगा। लेकिन CI इंजन में क्या होगा, CI इंजन में पहले फिजिकल डिले होगा, टाइम इन्वॉल्व इन एटोमाइजेशन। पहले फुआर बनेगी, फिर वो क्या करेगी, फुआर के हर कण वेपोराइज होगा और वेपोराइज होके मिक्स होगा, इसमें कुछ समय लगेगा। उसके बाद हाइड्रोकार्बन ये भी है, 260 डिग्री पाके एक मॉलिक्यूल जलेगा, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, लाख। तो यहां पे केमिकल डिले जितना था वो लगेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन यहां 0 नहीं है, यहां पे कुछ है, समथिंग है, प्लस 0.002। तो इसका मतलब यहां पे जो इग्निशन डिले होगा वो ज्यादा होगा। किसके तुलना में? SI इंजन की तुलना में। इसका मतलब जब फ्यूल आएगा और जलेगा, इस बीच में टाइम ज्यादा होगा। क्लियर हो रही है बात? ओके। ये एक आध आपको प्रश्न भी हाई लेवल पे मिलता है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कोचिंग से 8 बजे घर पहुंचा मान लीजिए, और किसी मैरिज में जाना था। तो पत्नी ने कहा कि भाई हम लोग को मैरिज में 9 बजे चलना है, और मैं 8 बजे घर में पहुंचा। पत्नी ने बोला भाई कितने बजे तुम तैयार होना शुरू करोगे? मैंने कहा भाई मुझे 9 बजे निकलना है। बोले हाँ 9 बजे निकलना है। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं 8:45 पे उठूंगा और फटाक से हाथ मुंह धोऊंगा और कपड़े जो था ठीक ठाक शादी वाले पहन लूंगा, पार्टी वार्टी वाले, और चल दूंगा। कोचिंग वाले कपड़े थोड़ी पहने रहूंगा। तो मुझे कितना 15 मिनट चाहिए बस हाथ मुंह धो के चेंज करने में। एक दिन मैं पहुंचा, 9 बजे पार्टी भी जाना था। पत्नी ने कहा भाई 9 बजे जाना है पार्टी में, कितना समय चाहिए तुम्हें तैयार होने के लिए? मैंने कहा मुझे भाई
8:30 से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। बोले 8:30 से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी? तुम तो 15 मिनट में तैयार हो जाते हो, करना क्या, हाथ मुंह धोना और कपड़े पहनने चल देना है, 15 मिनट बहुत है तुम्हारे लिए, इतना ही तो लेते हो रोज। मैंने कहा नहीं, आज मुझे आधा घंटा चाहिए। बोले क्यों भैया आधा घंटा चाहिए? देखो, जिस दिन मैं सुबह शेव बनाया रहता हूं, मेरी शेव बनी हुई है, दाढ़ी बनाए हुए हैं, तो उस दिन क्या करना है, दाढ़ी तो बनानी नहीं है, सिर्फ हाथ मुंह धो के कपड़े पहन लेने हैं। लेकिन जिस दिन मैंने दाढ़ी नहीं बनाई हुई है, तो शादी में जाना क्या करेंगे, पहले 8:30 शुरू करेंगे, पहले दाढ़ी बनाएंगे, ये 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जिस दिन मैंने दाढ़ी सुबह बना ली है, उस दिन मुझे शाम को 15 मिनट चाहिए, क्योंकि मेरा फिजिकल डे नहीं लगेगा, सिर्फ मुझे हाथ मुंह धो के कपड़े पहनने पड़ेंगे। और जिस दिन दाढ़ी नहीं बनाई हुई है सुबह, उस दिन को शाम को जाना है शादी आदमी, क्या करेंगे पार्टी आदि में, तो उस दिन पहले मैं दाढ़ी बनाऊंगा, तो 15 मिनट दाढ़ी का, और उसके बाद हाथ मुंह धो के कपड़े पहनने का 15 मिनट। तो यहां पे फिजिकल डिले पिक्चर में आएगा, क्योंकि यहां पे मिक्सचर तैयार नहीं है, यहां पे एयर कंप्रेस हुई है, डीजल आया है, डीजल आया है, पहले फुआर बनेगी, फुआर बनने के वो वाष्प बनेगी, वाष्प बन के वो मिक्स होगी, उसके बाद केमिकल वाला प्रोसेस शुरू होगा। तो ऑलवेज इग्निशन डिले ज्यादा होता है इसमें। इतनी बात समझ में आई, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो दोनों के एबी में ये फर्क है। अब इसकी वजह से ही अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, जिसको हम लोग देखना चाहते हैं। मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? आइए थोड़ा सा कोशिश करते हैं बेटा। अब देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल कंबस्टन एंड एबनॉर्मल कंबस्टन इन सीआई इंजन। तो एक फर्क हमें महसूस किया, हमने ये फर्क महसूस किया कि हमारे एसआई इंजन में जो इग्निशन डिले था, उसके तुलना में सीआई इंजन में जो इग्निशन डिले है वो थोड़ा ज्यादा है। मतलब फ्यूल जो आएगा और जो जलेगा, इस बीच में समय लगेगा। वहां 0.002 लगता था, यहां 0.003 लगेगा, 0.004 लगेगा। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा। सर नॉर्मल कंबस्शन मतलब? नॉर्मल कंबस्शन मतलब डिजायरेबल, वांछनीय। और जब वांछनीय कंबस्शन होगा, सिस्टमैटिकली होगा जैसा हम चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार का डिटोनेशन नहीं होगा। तो नॉर्मल कंबस्शन मतलब डिजायरेबल कंबस्शन, वांछनीय, जिसमें कोई डिटोनेशन नहीं होगा। एबनॉर्मल कंबस्शन का मतलब डिटोनेशन या नॉकिंग, चाहे पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो, कारण अलग अलग होगा, फिनोमिना अलग अलग है। नॉर्मल कंबस्शन मतलब यही तो हम चाहते हैं सर कि नॉर्मली जले, है ना, धमाका वमाका ना करे सर, नॉकिंग ना करे, डिटोनेशन ना करे, परेशान ना करे, नुकसान ना करे, ठीक है। तो नॉर्मल कंबस्शन मींस नो डिटोनेशन, डिजायरेबल कंडीशन। एबनॉर्मल कंबस्शन मींस डिटोनेशन या नॉकिंग। अब बेटा हम लोग इसको आगे करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होना है, नॉर्मल कंबस्शन, एबनॉर्मल कंबस्शन। नॉर्मल कंबस्शन क्या है? नो डिटोनेशन। इसको जरा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इस पॉइंट को समझते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्मल कंबस्शन, नो डिटोनेशन। डिजायरेबल आर दोस कंडीशन, मतलब ऐसी अवस्थाएं वांछनीय हैं विच फेवर नो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्यूल। असली चीज जो है वो ये है, नो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्यूल। मतलब सामान्य कंबस्शन हो रहा है या होना चाहिए या होगा। अगर सामान्य कंबस्शन होगा तो कोई डिटोनेशन नहीं होगा। हम यही चाहते भी हैं कि डीजल सामान्य तरह से जले, कोई धमाका वमाका ना हो, कोई नॉकिंग ना हो। ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए? देयर शुड बी नो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्यूल। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, जमाखोरी, एकत्र होना। ईंधन एक साथ इकट्ठा ना हो। सर क्या मतलब हुआ, समझ नहीं आया। मैं कहा बस इसी पॉइंट को समझना है। अगर आप डीजल इंजन की डिटोनेशन थ्योरी को समझना चाहते हैं तो बस यही मूल मंत्र है। जैसे पेट्रोल इंजन के डिटोनेशन में क्या था? एंड चार्ज। एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट ना हो, यही मूल मंत्र था। अगर एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट हो गया तो डिटोनेशन होगा, और एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट नहीं हुआ तो डिटोनेशन नहीं होगा। इसी तरह से यहां पे मूल मंत्र क्या है? फ्यूल का एक्यूमुलेशन। अगर फ्यूल का एक्यूमुलेशन हो गया, फ्यूल इकट्ठा हो गया तो डिटोनेशन कारण बनेगा। फ्यूल इकट्ठा नहीं हुआ तो डिटोनेशन नहीं होगा। सर क्या मतलब है? मैंने कहा मतलब ही तो समझना है बेटा हम लोगों को। इसका मतलब नॉर्मल कंबस्टन वो कंबस्टन है जिसमें फ्यूल इकट्ठा ना हो, डीजल फ्यूल इकट्ठा ना हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मींस फ्यूल कम्स एंड गेट बर्न इंस्टेंटली। इसका हम चाहते क्या है? ईंधन आए और तुरंत जल जाए। तो तुरंत कैसे जलेगा? आपने खुद ही बताया कि जो फ्यूल होता है उसको जलने के लिए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसको बोलते हैं केमिकल डिले या इग्निशन लैग। और सर डीजल इंजन में तो आपने खुद ही बताया कि पहले फिजिकल डिले भी होता है, केमिकल डिले भी होता है। तो इसका मतलब सर फ्यूल तुरंत कैसे जलेगा? फ्यूल आएगा, पहले उसको फिजिकल डिले टाइम लगेगा। फिजिकल डिले का मतलब सर फ्यूल एटोमाइज होगा, फिर वेपोराइज होगा, फिर मिक्सचर बनेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगी, प्री फ्लेम रिएक्शन होंगे, उसके बाद जलेगा। इसका मतलब समझिए थोड़ा सा, हम ये चाहते हैं ईंधन आए, फिजिकल डिले ले, केमिकल डिले ले, जल जाए।
फिर जो ईंधन आए फिजिकल डिले ले, केमिकल डिले ले, जल जाए। फिर जो ईंधन आए फिजिकल डिले ले, केमिकल डिले, जल जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि सब इकट्ठा हो जाए, एक साथ जले, आंदोलन न करें। मेरी बात समझ में आ रही? आए और निकल जाए, आए और जल जाए, आए और जल जाए, ऐसी स्थिति अगर हो, फ्यूल इकट्ठा ना हो पाए, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल कंबस्शन। इसमें कोई डेटोनेशन नहीं होगा। जरा इस चीज को समझिए, हम लोग प्रैक्टिकली अपने क्लासेस में एग्जाम्पल में इस्तेमाल करते हैं। सपोज कीजिए सुबह 7 बजे से क्लास है, ठीक है। अब 7 बजे से क्लास है और पीछे मान लीजिए आप लोग कोरोना काल से लौट के आए हैं। अब कोरोना काल में मान लीजिए 6 से 8 महीने करीब क्लासेस बंद थे, मान लीजिए 6 महीने क्लास बंद थे, और क्लास रखा गया है कोरोना काल के बाद 7 बजे। अब 7 बजे जिस टीचर को क्लास लेना है, 6:30 बजे उस टीचर ने फोन किया कि सर 6:30 बजे सुबह मुझे टीचर ने फोन किया कि सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मुझे फीवर है। अब 7 बजे सुबह क्लास है, जाड़े का टाइम है, बच्चे घर से अपने 2-4 दिन पहले आ गए हैं, और सुबह 7 बजे जब पहुंचेंगे, क्लास के अंदर आएंगे, तो हमें बोलना पड़ेगा भाई टीचर नहीं आए। यशवंत सर बोलेंगे टीचर नहीं आए, तो क्या होगा? इतने सारे बच्चे, 100-150 बच्चे, 6 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही थी, सब लोग डिप्रेशन में हैं, आए हैं, तो क्या होगा? अरे बताओ, टीचर नहीं था तो बुला लिया, हमें क्यों बुला लिया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हम इतना खर्च करके आए, हम ये करके आए, हम किराया दे दिए कमरे का, 20 का बवाल। लेकिन अब हम क्या करें? हाँ, टीचर तो आना है, लेकिन अब आज बीमार पड़ गए 6:30, तो हम करते क्या है उस वक्त? आप क्या करेंगे? 7 बजे से क्लास है, तो बच्चे क्या करते हैं, करीब करीब 6:30 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। और 6:30 बजे मेरे पास फोन आया है, तो मैंने तुरंत कहा सोनू से कि सोनू बाहर आके गेट पे खड़े हो जाओ, हमारे प्यून है वो आ जाएंगे। और ऐसा करना, जैसे ही बच्चा दरवाजे पे आए उससे बोलना कि आज क्लास ऑफ है, सर बीमार पड़ गए हैं। तो जो 6:35 पे बच्चा आएगा उसको आप बोल देंगे सर बीमार पड़ गए हैं। क्यों बीमार पड़ गए? अभी तो हम आए, तो चला जाएगा। फिर जो 6:37 पे आएगा उसको बोल देंगे, 6:38 पे आएगा। तो जो बच्चा आ रहा है उसको इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, थोड़ा बहुत गुस्सा दिखा रहा है, नाराज हो रहा है, चला जा रहा है, इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। और कहीं हमने ये सोचा कि अच्छा करो बच्चों को आने दो, 7 बजे हम लोग उनको अनाउंसमेंट करेंगे एक साथ कि आज क्लास नहीं चलेगा। अब 7 बजे तक क्या होगा? 100-150 बच्चे इकट्ठे हो गए। अगर 150 बच्चों के बीच में आके टीचर बोलेगा या अश्विनी सर बोलेंगे, कोई भी बोलेगा भाई आज सर बीमार है, क्लास नहीं चलेगी, तो 150 बच्चे जो रोष या गुस्सा पैदा करेंगे वो थोड़ा सा गंदा होगा, वो आंदोलन की स्थिति हो जाएगा। और जबकि एक एक बच्चा आ रहा है, क्या हुआ? तो एक एक बच्चे को निपटा देते हैं। जबकि भी इस तरह से अवांछनीय स्थितियों में क्लास को ऑफ करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक बच्चे को गेट से ही विदा कर देते हैं। तो गुस्सा दिखाता भी थोड़ा बहुत, कभी कभार साल में 1-2 बार हो जाता है, ऐसा चला जाता है। इकट्ठे नहीं हो पाते। जो बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर तो बलवा होगा, फिर तो आंदोलन होगा, फिर तो नारेबाजी होगी। तो अब समझिए कि हम क्या चाहते हैं, ईंधन आए, फिजिकल डिले में जो समय लगना है वो लगे, केमिकल डिले में समय लगना है वो लगे, और जल जाए। लेकिन फिर उसके बाद जो ईंधन आए वो फिजिकल डिले लगे, केमिकल डिले, वो उसके बाद जले। कहने का मतलब ये बूंद, ये बूंद, ये बूंद सब इकट्ठा ना हो जाए और इकट्ठा होकर एक साथ ना जले। इसका मतलब फ्यूल आए और जले। तो आप मेरी बात को समझिए, हम नहीं चाहते फ्यूल का जमावड़ा हो। हम चाहते हैं कि फ्यूल आए और आते ही तुरंत जल जाए। आते ही तुरंत जल जाए मतलब कि आए जले, आए जले, आए जले। लेकिन जो आए उसके जलने में कुछ समय तो लगना है। इग्निशन डिले जिसको बोलते हैं हम लोग, वो तो लगना ही लगना है। और वो इग्निशन डिले जो होगा वो क्या होगा? डीजल इंजन के केस में फिजिकल डिले प्लस केमिकल डिले होगा। तो अब जरा समझिए, हमारा फ्यूल ये आया, ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है बेटा। इस ए पॉइंट पे हमारा क्या होता है? इंजेक्शन स्टार्ट। फ्यूल की पहली बूंद आई। अब ये फ्यूल की पहली बूंद जो ए पे आई है वो जलेगी कब जाके? बी पे। तो ए से बी ये क्या हो रहा है बेटा? पिस्टन पीडीसी से टीडीसी जा रहा है। इतना क्रैंक रोटेशन लगेगा, और अगर समय में देखेंगे तो कुछ ना कुछ समय होगा। इसी को हम बोलते हैं इग्निशन डिले। तो ये बी पे कौन सा फ्यूल जलेगा? बी पे वो वाला फ्यूल जलेगा जो ए पे आया है। अब ए के बाद जो फ्यूल आएगा वो बी पे नहीं जले, वो थोड़ी देर बाद जले। इसके बाद जो फ्यूल आया है वो यहां ना जले, थोड़ी देर और बाद जले। जो यहां पे फ्यूल आया है वो थोड़ी देर और बाद जले। मतलब फ्यूल एक साथ इकट्ठा होकर ना जले। तो ये फ्यूल एक साथ इकट्ठा होकर जलेगा तो अच्छी बात नहीं है। क्या होगा अब ये देखेंगे। तो नॉर्मल कंबस्शन का मतलब यह है कि फ्यूल इकट्ठा ना हो, फ्यूल आए और जलता जाए, आए और जलता जाए। और आए और जलता जाए का यह मतलब हम नहीं कह रहे कि आएगा तुरंत जल जाएगा। आए, जो भी इग्निशन डिले होना है हो और जले। लेकिन अब मान लीजिए ये इग्निशन डिले कम ज्यादा है तो क्या होगा? अब आएगा। तो इसका मतलब नॉर्मल कंबस्शन का मतलब है ऐसी अंदर व्यवस्था हो कि फ्यूल का जमावड़ा ना हो पाए, फ्यूल आए और जलता जाए। ऐसा हम चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो किसी प्रकार का डिटोनेशन और नॉकिंग नहीं होगी। लेकिन अब अगर
सर एबनॉर्मल कंबस्शन का मतलब क्या है? मैंने कहा बेटा एबनॉर्मल कंबस्शन क्या है? एबनॉर्मल कंबस्शन है डिटोनेशन या नॉकिंग। तो एबनॉर्मल कंबस्शन ही जन्म देता है डिटोनेशन नॉकिंग को। अब जरा समझिए, एबनॉर्मल कंबस्शन, आपने ए पे फ्यूल का पहला बूंद ड्रॉप किया। अब देखिए समझिएगा बेटा, ये है टीडीसी की लाइन, अगर आप ध्यान दे रहे हो ये है टीडीसी की लाइन, यहां पे है टीडीसी। तो आप क्या कर रहे हैं, फ्यूल कब दे रहे हैं? टीडीसी से कुछ पहले। अब फ्यूल का पहला बूंद आया, अब जो फ्यूल का पहला बूंद आया उसको इग्निशन डिले टाइम लगा, वो जला कब? यहां पे जो पहला बूंद आया उसने, मान लीजिए जो पहला बूंद आया इस जगह पे, जो पहली बूंद आई इस जगह पे, जो इस जगह पे आई, उसने इतना कम समय लिया फिजिकल डिले, और मान लीजिए इतना समय लिया केमिकल डिले। तो ये हमारा क्या है? फिजिकल डिले। ये हमारा क्या है? केमिकल डिले। और यहां पे आके चला। अब जो दूसरी बूंद आई, जिसको हम सेकंड बोल सकते हैं, दूसरी बूंद, वो दूसरी बूंद कहां आई? इस वक्त आई नहीं सर, इसके थोड़ी देर बाद आई। अब जब ये थोड़ी देर बाद आई तो कायदे से तो इसको फिजिकल डिले लेना चाहिए था इतना, क्योंकि इतना लेती है। लेकिन अब जरा समझिए, जो पहली बूंद आई जिसको हम फर्स्ट बूंद कह रहे हैं, इसको हम सेकंड बूंद कह रहे हैं, जो पहली बूंद आई वो इस परिस्थिति में आई, पिस्टन यहां पे था। जब पिस्टन यहां पे था तो अंदर का प्रेशर टेम्परेचर जो भी था। दूसरी बूंद कब आई? दूसरी बूंद जो आई, देखिए बेटा ये कौन सी बात है, ये आप ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं और डीजल को फेंक रहे हैं। थ्योरी तो कहती है डीजल तब फेंकेगा जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाएगा। जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाएगा, जलने में कुछ समय लेगा, जब तक फ्यूल जलेगा तब तक तो पिस्टन नीचे आ जाएगा। पिस्टन नीचे आ जाएगा मतलब अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा मतलब इस वक्त जब फ्यूल जलेगा और वॉल्यूम ये है तो वो प्रेशर नहीं मिलेगा जो चाहिए। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कुछ ऐसी प्लानिंग करें कि जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचे, जब टीडीसी पे पहुंचेगा बेटा तो अंदर का वॉल्यूम होगा क्लियरेंस वॉल्यूम, और वो मिनिमम होगा। इस वक्त अगर फ्यूल जलेगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो हम चाहते हैं फ्यूल को थोड़ा पहले से ही भेजना शुरू कर दें फुहार के रूप में, ताकि जब पिस्टन यहां पहुंचे तो फ्यूल जल उठे। फ्यूल यहां पे जल उठे इसका मतलब कुछ पहले से भेजना शुरू किया। पहली बूंद, दूसरी बूंद, तीसरी बूंद, चौथी बूंद। तो पहली बूंद जो है उसने इतना फिजिकल डिले लिया, इतना केमिकल डिले लिया, टोटल इतना डिले पीरियड लिया और बी पे जल गई। अब दूसरी बूंद आए और दूसरी बूंद आके क्या करें? इतना ही समय ले, मतलब इतना जितना ये है हमारा, मान लीजिए ये, तब उसकी जब कहते हैं इसको एक्स, ये एक्स ले, और ये है वाई केमिकल डिले, ये एक्स ले और फिर ये वाई ले, तो ये जलेगी बाद में। और तीसरी बूंद जो है मान लीजिए थोड़ी देर बाद में आई, फिर ये ले एक्स और फिर ये ले वाई। तो इसका मतलब जो पहली बूंद है वो ये जल गई, दूसरी बूंद ये जल गई, तीसरी बूंद ये जल गई। इसका मतलब एक साथ तीनों बूंद नहीं जली। यहां तो तीन बूंद का उदाहरण ले रहे हैं, इस तरह बहुत सारा फ्यूल। तो अगर पहला बूंद आए और अपना फिजिकल डिले पूरा करे, केमिकल डिले पूरा करे और जल जाए, दूसरा बूंद आए, फिजिकल डिले पूरा करे, केमिकल डिले पूरे तो क्या होगा? एक एक बूंद आएगी, जलती जाएगी। जब एक एक बूंद या एक एक दाना जल रहा है डीजल का, तो अंदर जो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा वो सडनली नहीं बढ़ेगा, तेजी से नहीं बढ़ेगा, रैपिड राइज नहीं होगा, कंट्रोल राइज होगा। एक आया, एक जला, प्रेशर राइज हुआ, दूसरा आया, थोड़ी देर बाद दूसरा जला, प्रेशर राइज हुआ, तीसरा आया, वो जला। तो क्या होगा? ग्रेजुअल प्रेशर राइज होगा। तो हम चाहते क्या है कि बी से सी के दौरान, बी से सी के दौरान जो प्रेशर टेम्परेचर बढ़े वो सडन या रैपिडली ना बढ़े, सडन ना हो, रैपिड ना हो। क्योंकि सडन और रैपिड होगा तो अंदर का प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और ये अंदर का प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ये वांछनीय नहीं है। और ये कब होगा? जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ जलेंगे। जब मॉलिक्यूल बहुत सारे एक साथ जलेंगे तो अगर इस तरह की स्थिति हो तो नो प्रॉब्लम। हम चाहते ये हैं कि फ्यूल आए और जले, फ्यूल आए और जले। ये आया 1, यहां पे 1 डैश पे जला, ये आया 2, 2 डैश पे जला, जो आया 3 और 3 डैश पे जला। और कायदे से होना वैसे चाहिए, ये एक्स है, ये वाई है बेटा, है ना? ओके, ये वांछनीय कंबस्शन है। अगर ऐसा होगा तो सडन प्रेशर राइज नहीं होगा, ये प्रेशर राइज थोड़ा ग्रेजुअल होगा, ये वांछनीय है, ये गुड। अगर ऐसा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल कंबस्शन, और ऐसा होगा तो सडन राइज। तो ये जो कर्व है बी से सी, ये बी से सी के दौरान जो कंबस्शन हो वो रैपिड कंबस्शन ना हो, अनकंट्रोल्ड ना हो। क्योंकि अगर ये रैपिड हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गया तो हमारे डिटोनेशन को जन्म देता है। इसी चीज को लिखा गया है। तो सर ये बताइए, क्या ये एक साथ जलने लगते हैं क्या? मैंने कहा यस, संभावना है, अगर परिस्थितियां अंदर होंगी तो एक साथ जलने लगेंगे। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा जरा समझिएगा। पहली बूंद जो ये आई थी उसने एक्स लिया और ये वाई लिया। अब सपोज कीजिए ये जिस फ्यूल की बात हो रही है इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर था 210 डिग्री और इसका इग्निशन डिले था मान लीजिए
0.003 सेकेंड। अब सपोज कीजिए ये तो ऐसा हो रहा है, अलग अलग चल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है 210 की जगह 240 हो जाए और ये इग्निशन डिले जो है बेटा 0.003 की जगह 0.006 सेकेंड हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये फ्यूल एक के बाद एक नहीं जलेगा। हो सकता है फ्यूल के कुछ पार्टिकल इकट्ठे हो जाएं और एक साथ जलें। मतलब जरा समझिएगा, पहला जो पार्टिकल आया उसने फिजिकल डिले लिया x, केमिकल डिले लिया y और जला किस टेम्परेचर पे 240 पे, और ये पूरा टाइम कितना है 0.006। लेकिन जो दूसरा वाला आया उसने जो समय लिया वो x नहीं लिया बल्कि x से थोड़ा सा कम लिया। सर उसको क्या मिक्सचर बनने में कम समय लगेगा? मैंने कहा यस, समझिएगा थोड़ा सा। क्योंकि अगर अंदर का कंप्रेशन रेशियो पहले 16 पे आप काम कर रहे थे, अब आप देखिए जैसे ही आप ऊपर आए हैं तो अब पहले फ्यूल पहला पार्टिकल यहां आया था, जब यहां आया तो अंदर का प्रेशर टेम्परेचर कुछ था, उसकी वजह से एटोमाइजेशन हुआ, उसकी वजह से वेपराइजेशन हुआ। लेकिन जो अब आप थोड़ा और आगे आ गए, अब जो दूसरा डीजल का पार्टिकल आएगा फुहारे के रूप में अंदर, उसको क्या होगा? ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक में आप थोड़ा ऊपर चले गए हैं, टीडीसी के पास चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अंदर जो है फिजिकल डिले की फेवरेबल कंडीशन होगी, मिक्सचर को तैयार होने में कम समय लगेगा, तो एक्स का वैल्यू कम हो गया। अब इस दौरान क्या है? मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए। मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो जो केमिकल डिले वाला पीरियड था 1 से 100, 100 से 10, 100 से 1000, 1000 से 10,000, वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब x भी घट गया और y भी घट गया। अब अगर x और y घट गया तो क्या हुआ? 1 आया यहां जला 1 डैश पे, 2 आया यहां पे और जला यहां पे 2 डैश पे। अब जो थर्ड वाला आया वो और ऐसी स्थिति में आया और आगे की स्थिति में आया। जब और आगे की स्थिति में आया तो उसको फिजिकल तैयारी में क्या हुआ? और कम समय लगा, तो और जल्दी जल गया। अब क्या हो रहा है? 1 2 3, 1 आया जला यहां, 2 आया जला यहां, 3 आया जला यहां, 4 आया जला यहां। तो अब क्या होगा? ये चारों एक साथ जलेंगे। फ्यूल का जमावड़ा होता जा रहा है। अगर चारों एक साथ जलेंगे तो क्या होगा? ये सडन प्रेशर राइज होगा, जो कि वांछनीय नहीं। इसका मतलब कि अगर हमारे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर 240 है, हाई है, तो जो पहला आया है वो 240 में जब तक पहुंचेगा तब तक दूसरा वाला आ गया है वो भी वहां पहुंच गया, तीसरा वाला आ गया है वो भी वहां पहुंच गया। लेकिन अगर इसका 210 होता तो ये अपने 210 पे पहुंच के जल जाता। इतनी देर में इग्निशन डिले भी कम लगता और दूसरा वाला जो है थोड़ी देर बाद जलता। तो डीजल इंजन में जो डिटोनेशन का कारण है वो फ्यूल का इकट्ठा होके एक साथ जलना है। जब फ्यूल एक साथ इकट्ठा होके जलेगा तो ये बीसी पोर्शन होगा और ये सडन राइज होगा। इसी दौरान हमें प्रेशर का वेरिएशन होगा या एब्रप्ट प्रेशर होगा, जो कि डिटोनेशन है। तो इसका मतलब डिटोनेशन कब हो रहा है? कंबस्शन के शुरुआत में ही रैपिड राइज के लिए। तो होना क्या चाहिए? फ्यूल आके जलता जाना चाहिए, एक के बाद एक, इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इसका मतलब मेन कॉज ऑफ डिटोनेशन इन सीआई इंजन इज सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी? फर्स्ट स्टेज तो ये है ए बी और सेकंड है बी सी। तो बी सी जो सेकंड स्टेज है, तो मेन कॉज ऑफ डिटोनेशन इन सीआई इंजन इज सेकंड स्टेज, दैट इज रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंबस्टन विच इज अनडिजायरेबल। हम इसको नहीं चाहते। ऐसा क्यों होता है? मेन रीजन बिहाइंड दिस स्टेज इज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्यूल। हम नहीं चाहते कि टीचर नहीं आया है, बच्चा 6 महीने से पढ़ाई नहीं हुई थी, उसको हम लोग ने मैसेज भेज भेज के बोला है 7 बजे ठीक पहुंच जाना, लेट आओगे तो फाइन लेंगे। अब बच्चा 7 बजे पहुंच गया, 100-150 बच्चा। अब उसके सामने हम आके कहेंगे बेटा सॉरी हमारे सर की आज तबियत नहीं ठीक है, क्लास नहीं चलेगा। तो क्या करोगे? गाली दोगे हमको? तो गाली तो हमें ऐसे भी पढ़नी है, लेकिन एक साथ जब 100 लोग गाली दोगे तो हमें ज्यादा बुरा लगेगा। तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे इकट्ठा मत होने दो। दरवाजे पे तुम आए 6:37 पे, आज क्लास नहीं चलेगा, 6:40 पे क्लास नहीं चलेगा, 6:45 पे क्लास नहीं चलेगा। इसका मतलब यह है कि इकट्ठा नहीं होने दिया। तो गुस्सा तो है, सब अलग अलग चलेगा। फोन से आपस में मिलकर 100 लोग एक साथ गाली थोड़ी दोगे हमको, और देना पे पड़ोगे तो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गलती तो है हमारी, वो सच बात में गलती हमारी भी नहीं। टीचर किसी कारण से बीमार है या नहीं आ पा रहा है, उसने हमें मजबूरी जाहिर की और ऐसे समय पे मजबूरी बताई कि हम आपको कन्वे भी नहीं कर पाए। आप तो पहुंच गए कोचिंग तक। इसका मतलब यह हुआ कि एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्यूल नहीं होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए। एंड
देन कंबस्टन ऑफ ऑल फ्यूल एट वंस, अब ये फ्यूल एक साथ जलता है, विच क्रिएट्स अनकंट्रोल्ड कंबस्टन, और ये कंबस्टन अनियंत्रित हो जाता है। 100-150 बच्चे कुछ बोलने लगेंगे तो हमसे कुछ जवाब देते नहीं बनेगा, तो ये सब एकदम हर तरह से अपना पॉइंट बोलेंगे। एंड मींस रैपिड प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज, इसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसका मतलब सीआई इंजन में डिटोनेशन कब होता है? बीसीसी के दौरान। अगर ये बीसीसी के दौरान इस तरह से हुआ तो मानी बात है कि यहां पे ऐसे ऐसे होगा, और बीसीसी के दौरान ऐसे हुआ तो ये चीज नहीं होगी। यही है हमारा डिटोनेशन, कंबस्टन के शुरुआत में ही हो जाता है। मींस इसका मतलब क्या हुआ? ऑल दोज फैक्टर्स, वे सभी कारण विच हेल्प इन एक्यूमुलेशन, जो फ्यूल का जमावड़ा होने देंगे, विल इंक्रीज नॉकिंग एंड वाइसा वर्सा। तो हर वो कारण जो फ्यूल को इकट्ठा होने देगा और एक साथ जलने देगा या एक साथ जलने पर मजबूर करेगा, वो सब क्या करेंगे? वो सब डिटोनेशन को या नॉकिंग को जन्म देंगे सीआई इंजन में। और हर वो कारण जो फ्यूल को इकट्ठा नहीं होने देगा, आते ही जला देगा, वो क्या करेगा? वो मानी बात है कि डिटोनेशन को या नॉकिंग को डीजल इंजन में सप्रेस करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा। तो जिस तरह से हम वहां पे चाहते थे कि एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट ना हो, ज्वाला से जाके सिस्टमेटिकली जल जाए, तो डिटोनेशन नहीं होगा। उसी प्रकार हम चाहते हैं डीजल इंजन में फ्यूल आए और जल जाए, आए और जल जाए। ऐसा ना हो कि फ्यूल आया जला नहीं, फ्यूल आया जला नहीं, फ्यूल आया जला नहीं, और इकट्ठे सब एक साथ जले। जब एक साथ जलेंगे तो क्या होगा? रैपिड कंबस्टन, अनकंट्रोल्ड कंबस्टन, ट्रिमेंडस प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज। उस चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि उसको अवॉइड कर देंगे तो डिटोनेशन या नॉकिंग से बच जाएंगे। अब देखिए मूल मंत्र आपको क्या मिला? मूल मंत्र ये मिला कि डीजल इंजन में फ्यूल को इकट्ठा मत होने दी। तो हर वो कारण जो फ्यूल को इकट्ठा नहीं होने देगा, आते ही जलने के लिए प्रेरित करेगा, वो कहलाएगा गुड कंबस्टन विदाउट डिटोनेशन। और हर वो कारण जो उसको कंबस्टन के लिए प्रेरित करेगा, वो कहलाएगा अनकंट्रोल्ड कंबस्टन। एक और एग्जांपल बताता हूं। सपोज कीजिए आपने किसी मैरिज पार्टी में 500 लोगों को बुलाया है और आपने देखा कि भाई 100 लोग आ चुके हैं। तो किसी ने आके, जो वेटर वगैरह था, कि साहब 100 लोग आ गए, खाना शुरू करें। अरे रुको यार, अभी तो क्या, अभी तो 8 ही बजा है, अभी 100 लोग और आ गए, 8:30 बज गया। वेटर ने आके बोला साहब काफी भीड़ हो गई, खाना शुरू करें। अरे रुको यार, अभी कहां, अभी कहां। अब करते करते 300 लोग इकट्ठा हो गए। आपने अभी भी, अब आप 400 लोग, 500 लोग आपने कुल बुलाए हैं। टाइम हो रहा है मान लीजिए 9:30, और अभी भी आपने खाना नहीं शुरू करवाया है। 50 लोग और आ गए, अब 450 लोग आ गए। अब अगर आप खाना शुरू कराएंगे तो क्या होगा? लोग इकट्ठे हो गए, अब सीधे वो खाने में टूटेंगे, तो वहां पे तुमने कितना लगाया होगा? एक बुफे सिस्टम में लगाया होगा खाना, दूसरे में लगाया होगा खाना, तीसरे में लगाया होगा खाना, तो 3 टेबल पे खाना लगा हुआ है। 450 लोग जाएंगे तो क्या होगा? लात जूता होगा। सूट पहने हुए हैं, छीना झपटी होगी, किसी पे दाल गिरे, किसी पे पनीर गिरे, किसी के पैर पर कुछ गिरेगा, किसी को रोटी मिलेगी तो एक बार जो लेके बाहर निकलेगा दोबारा जा ही नहीं पाएगा। ये स्थिति ना आती अगर आप 8 बजे, पौने 8 बजे खाना शुरू करते। पौने 8 बजे खाना शुरू करते तो क्या होता? 3 जगह खाना लगा हुआ है, 100 लोग आए होते, खाना खाने चले जाते। जो 100 लोग दूसरे आए होते, वो देखते 100 लोग वहां खाना कर रहे हैं, 8 बजा है, कौन सा जल्दी है, वो अपना कॉफी वॉफी पीते, तब तक वहां खाली होता, फिर 100 लोग जाते, फिर 100 लोग जाते। तो अगर 8 बजे खाना शुरू हो जाता तो 100 लोग करके हर 20-20 मिनट में निपटते जाते। तो लास्ट में जो 9:30 बजे आते 50-100 लोग आराम से खाते, भीड़ होती ही नहीं। लेकिन आपने क्या किया? खाना शुरू कराने में देर कर दिया, भीड़ इकट्ठा होते गई। जब भीड़ इकट्ठा होते गई तो सब खाने पे टूट पड़े, जो कि 9:30 बज गया, सबको घर जाना भी है, सुबह क्लास भी लेनी है या क्लास करनी है, जो भी काम करना है, सुबह की दिनचर्या शुरू होगी। तो इसका मतलब आपने भीड़ इकट्ठा होने दी, उसके बाद भेजा वहां पे, तो बलवा हो गया या खाना पीना कायदे से नहीं खा पाए। खाना आपने बनवाया था 500 लोगों के लिए, लेकिन सही समय पे स्टार्ट नहीं करा पाए, क्या कर ली भीड़। तो भीड़ को इकट्ठा मत होने दीजिए, फ्यूल मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा मत होने दीजिए। अगर फ्यूल मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होगा तो एक साथ जलेंगे, और एक साथ जल गए तो ऐसा होगा। तो हर वो कारण जो फ्यूल को मॉलिक्यूल को इकट्ठा ना होने दे या उसको जल्दी प्रेरित करे, तो मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा सा सीआई इंजन का डिटोनेशन क्या होता है उसका आइडिया हो गया। अब हम लोग बेटा अपने अगले टर्न में, बस लास्ट लेक्चर में, जरा इसको थोड़ा सा इसी बात को फिर से उठाएंगे, और जो फैक्टर्स हमने वहां देखे थे तो पीछे पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन कारण बनते हैं, उन्हीं को फिर से देखेंगे और देखेंगे वो कारण डीजल इंजन में कैसा रोल प्ले करते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग उस चीज को करेंगे, फैक्टर्स कंसीडर टू बी
कंबस्शन ऑफ सीआई इंजन। हम लोग नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।